राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है। जो देश के लिए अच्छा है उसी पॉलिसी को फिर फॉलो करना चाहिए या उसी का साथ देना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उनके भलाई के लिए। तो अगर हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चाइना, बट एट द सेम टाइम यूएस इज आल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। तो ये सब चीजें हमें कहीं बॉदर करती है। एक ज़माना था 1980s में कि पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी तकरीबन बराबर थी जी। अब हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए और वो कहीं नहीं रहे। अदर कंट्रीज हैव आर्मी, बट इन देयर केस द आर्मी हैज़ द कंट्री। But what is the real problem with Pakistan, sir? Actual दिक्कत क्या है उनके साथ? Sir, is Indian Army totally insulated from politics? There's a thin line between professional military advice and political comment. आपको लगता है कि कहीं after retirement few officers become too political? अक्सर चक दे फट्टे कहते रहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए या पार्टी में, और किसी को मालूम नहीं था कि ये आया कहाँ से और कि इसका भी जो रूट्स हैं वो मिलिट्री हिस्ट्री में है। ये ऐसे सिर्फ चुटकुले नहीं है जी, या अम्यूजिंग इंसिडेंट्स नहीं है। सभी चैप्टर्स का कनेक्शन मिलिट्री हिस्ट्री के साथ है। 200 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, इट इज कनेक्टेड टू मिलिट्री हिस्ट्री। तो मैं पास्ट को प्रेजेंट में ला रहा हूँ। There are ordinary men and then there are men of honor. Today we have with us one such man of honor जिन्होंने कोविड पैंडेमिक से लेकर चाइना क्राइसिस तक, मेजर मिलिट्री रिफॉर्म से लेकर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर तक इंडिया को और इंडियन आर्मी को उस समय सबसे डिफिकल्ट फेज में लीड किया है। अ सोल्जर, कमांडर, स्ट्रैटेजिस्ट, ऑथर एंड अबव ऑल फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, जनरल एम नरावने। Welcome, sir. It's a privilege to have you with us. Thank you, Pawan. I'm glad that I'm talking to you today, and I hope your viewers also enjoy the show. Thank you, sir. So, my first question is related to the introduction only. You have led army during the most difficult phase. COVID pandemic, China crisis, major military reforms. आपके लिए सबसे heaviest phase क्या था इसमें से? ने सही फरमाया, चाइना और कोविड दोनों सी से शुरू होते हैं। राइट सर। और इत्तेफाक ये है कि जो 2 किताबें मैंने लिखी है जी, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी वो भी सी से है और क्यूरियस एंड क्लासिफाइड वो भी सी से ही है। राइट, जस्ट कोइंसिडेंस। राइट सर। बट लेकिन सही बात है कि चाइना और कोविड ये 2 बड़े चीज़ें थे मेरे टेन्योर के दौरान। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोविड से निपटना एक ज़्यादा बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये ना सिर्फ आर्मी के लिए लेकिन पूरे देश के लिए एक चैलेंज था। और उसमें आर्मी का भी योगदान था कि सिचुएशन को हम कंट्रोल करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये ज़रूरी था कि जो आर्मी का इफ़ेक्टिवनेस है वो कोविड की वजह से कम नहीं होना चाहिए। राइट। और मुझे याद है कि कोविड के पहले 1-2 जो खबरें जो है जनवरी फरवरी में आने लग गई थी, तो हमने अपने तरफ से, आर्मी के तरफ से फरवरी में ही कुछ प्रोटोकॉल शुरू कर दिए थे, जबकि वो लॉकडाउन वगैरह मार्च में शुरू हुआ। लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले ही हमारे तरफ से हमने कुछ हिदायतें डाली थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले थे जी, और हमने इसका नाम दिया था ऑप नमस्ते। ओके। क्योंकि अगर आपको याद है उस वक्त लोग फिर एक शेक हैंड नहीं कर रहे थे, फॉरेन लीडर्स भी नमस्ते कर रहे थे, तो उससे प्रेरणा लेके हमने इसका नाम दिया था ऑप नमस्ते। और ये हिदायत थी कि शहर में, कैंटोनमेंट से शहर में जाना कम करो। छुट्टियों के ऊपर हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाला था। जो लोग छुट्टी पर थे उनको बोला था कि अब जल्दी से वापस आ जाओ, कि हमें लग रहा था कि कुछ ये ऐसे बढ़ सकता है। राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में ये थी कि अगर कोविड की वजह से आर्मी में ज़्यादा केस हो जाते हैं और आर्मी की इफ़ेक्टिवनेस अगर कम हो जाती है तो हम अपना टास्क कैसे कर पाएंगे? राइट। नेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू गार्ड द बॉर्डर्स। और तब ये भी आशंका थी, अप्रीहेंशन, दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अगर कोई ज़रूरत पड़े
या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, वाटर सप्लाई, रेलवेज, जिसमें भी हमारा एड टू सिविल अथॉरिटीज़ में एक बड़ा टास्क है जी, पीस टाइम में। तो अगर ये सारे टास्क करने हैं तो वी हैव टू बी फिट। राइट। आर्मी अगर ज़्यादा केस हो गए और हम अपने मिनिमम जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो अगर हम नहीं बरकरार रख पाए तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। सो दैट वाज द प्रायोरिटी 1। उसका पॉजिटिव फॉल आउट ये हुआ कि जब ये गलवान का किस्सा हुआ और चाइना के साथ हुआ तब हम तैयार थे। जी, दैट वाज अ पॉजिटिव स्पिन ऑफ कि कोविड की वजह से हमारे कोई मतलब कमी नहीं थी। सर, इसके अलावा डिड यू एवर फील दैट इंडिया वाज जनरली क्लोज टू वॉर ड्यूरिंग योर पीरियड थ्रू आउट द टेन्योर, कि कभी ऐसा लगा कि हाँ वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू वॉर? नहीं, देयर वाज नो सच instance. जी, But we are always when what we call no war, no peace. राइट। So there is no war as we understand it, like Iran war or war in Ukraine. But we are at war. In JNK especially, Absolutely. counter-terrorist operations are happening every day, every week. So you can't say that we are at peace either. And in today's day and age, especially when cyber crimes and cyber wars are more prevalent, I would say that even as we speak today, a cyber war is already happening. Right. Our systems are being targeted on a daily basis. As many as thousands of attacks are reported every day on critical infrastructure, whether it is airports or railways. So that war is always on. So not only in the physical sense of no war, no peace, but at the national level also we should consider ourselves in this kind of a situation. कि युद्ध एक तरफ से हम तरीके से हम अब भी लड़ रहे हैं। But any difficult, we know there were a lot of difficult military situations in your tenure, but anything that which is not there in the public domain and which you would have handled? No, I think these actions keep happening all the time, especially on the Western Front with Pakistan, where counter-terrorist operations, तो जैसे मैंने कहा वो लगातार होते ही रहते हैं। कई बार हमारा भी नुकसान होता है। जी, बिल्कुल। ये नहीं कि हमेशा हम ही उनके ऊपर कैजुअल्टीज़ करते हैं। एक किस्सा हुआ था शुरू में ही, जब पैरा कमांडो के 4-5 जवान गिर गए थे, और तो उससे धक्का तो लगता ही है जब कभी कैजुअल्टी होते हैं। तो लेकिन यू हैव टू राइज अबव दैट एंड यू हैव टू कीप डूइंग योर वर्क। And it goes without saying that the proper response is given immediately. Proper response, and no matter what, the show must go on. Right, sir. But आपको, we talk about China situation in 2020. When did you realize that it was not a normal border friction and it was something more than that? जब बिल्डअप होती है उस तादाद में तो वो तो पता चलता ही है कि इतने नए यूनिटें आ रहे हैं, और ख़ास करके उस इलाके में समर मंथ्स में तो एक्सरसाइज हम करते भी हैं, तो हम भी एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेजते हैं। चाइना की तरफ से भी PLA के एक्स्ट्रा ट्रूप्स आते हैं। तो उस किस्म से जो है, अब ये नहीं कह सकते कि कोई सरप्राइज़ हुआ, लेकिन अचानक एक किसी दिन कुछ कार्रवाई करना, उसका अंदाज़ा लगना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा चेस का उदाहरण देता हूँ। जो चेस वाइट पीसेस के साथ खेलता है उसको एडवांटेज होता है कि वाइट कौन सा पीस कब मूव करने वाला है आपको मालूम नहीं, तो आप हमेशा रिएक्ट करते हो। तो जो पहले चाल चलेगा उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज तो होता ही है जी। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि चीन इस तरह के कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद जो हमने जवाबी कार्रवाई की, उससे मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सरप्राइज हुए। राइट। तो ऐसा नहीं था कि हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया था? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमें मालूम था कि वो लोग हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अचानक एक दिन किसी किस्म की कार्रवाई करना, उसका अंदाज़ा लगाना, जब तक आप उसी कमरे में ना बैठे हुए हों जहाँ वो फैसला लिए जा रहे हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली राइट। और आपने उस समय सर एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी शोन टू द वर्ल्ड दैट हाउ वी कैन स्टैंड अप टू बुली चाइना।
सो आपको लगता है उसके बाद से चाइना चेंज हुआ है आज की डेट में? इतने भरोसे के साथ तो नहीं कह सकते जी। लेकिन ये तो यकीनन हम कह सकते हैं कि जो उनको लग रहा था कि वो एक तरफा ऐसे स्टेटस को बदली कर सकते हैं। That changed. हाँ, चेंज द फैक्ट, स्टेटस को बदली करना मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, वो उन्होंने डोकलाम में भी कोशिश की, वहाँ पर भी नाकामयाब रहे। ईस्टर्न लद्दाख में भी उन्होंने कोशिश की, वहाँ पर भी नाकामयाब रहे। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे उनको भी ये रियलाइजेशन आ रहा होगा कि मिलिट्री माइट से ये जो बाउंड्री क्वेश्चन है वो नहीं रिजॉल्व हो सकता, और इसीलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बातचीत के ज़रिए ये जो बाउंड्री क्वेश्चन है उसका कोई ना कोई हल निकालें। बट वी हैव टू बी कॉशियस इवन नाउ, राइट? ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी उतने ही ट्रूप्स तैनात है दोनों तरफ, तो वी कांट लेट आवर गार्ड डाउन। बट विद इन दैट न्यू प्रोटोकॉल्स विल हैव टू बी मेड. Old protocols failed, which resulted in this action. So we will have to see how to avoid repetition of such events in the future. So, but as you said that we have to be careful. But if we talk about extreme situation, is India ready to fight a 2-front or a 3.5-front war? When I say 3.5 front, it means China, Pakistan, Bangladesh, and our internal problems that we have. So, is India equipped to fight that? I don't think we should take such extreme views of 2.5 or 3 fronts. You see, we have various threats to the country. We have land-borne threats. On land, we have from west and north, Pakistan and China. We have maritime threats, so we cannot be ruled out. But it doesn't mean that we're going to be fighting everyone simultaneously. You know, the skill lies in only tackling one enemy at one time. एक बार में एक ही दुश्मन का सामना करो, और इसीलिए जो है लड़ाई, वॉर, एक होल ऑफ नेशन एफर्ट होता है। ये नहीं कि सिर्फ आर्मी लड़ाई लड़ रही है, वो अपनी डिप्लोमेसी है, बाकी जो सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, सारे मिल मिलाकर ही काम करते हैं। तो कोशिश तो यही होगी कि डिप्लोमेसी के ज़रिए, ट्रीटीज़ के ज़रिए, जो अपने अलाइज हैं, फ्रेंड्स हैं इंटरनेशनल सर्किट में, उनको सभी को ऑन बोर्ड लाके कोशिश यही करें कि एक तो लड़ाई ना हो, लेकिन अगर लड़ाई लड़नी ही है तो फिर एक बार एक दुश्मन के साथ ही लड़ाई लड़े जाए। और इसका तो उदाहरण भी है, जब 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन हुआ तब उस साल के अगस्त महीने में हमने रशिया के साथ एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। और वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करने से वो चाइना के दबाव के ऊपर दबाव आया कि वह दखल अंदाजी ना करे। तो एक एडवर्सरी को हमने इक्वेशन से हटा दिया और एक ही के साथ हमने लड़ाई लड़ी। एक साथ 2 से ज़्यादा लोगों के साथ लड़ना, उसमें कोई मतलब होशियारी नहीं है जी। तो वी विल ऑलवेज ट्राई एज अ होल ऑफ नेशन एफर्ट हैव एन अरेंजमेंट दैट वी टैकल ओनली वन एडवर्सरी एट वन टाइम। बट we are aware that there are multiple threats and we are preparing for all possible threats. But our endeavor will be to fight one person at one time. Sure. But if we talk about China more, is there a major military gap between China and India? I'm not talking in terms of bravery and armament. We know they're one of the best. But when it comes to technology या कुछ और, एक gap है अभी भी इंडिया और चाइना में? और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है टू टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो दिखाते काफ़ी चीज़ें, लेकिन वो कितने कामयाब होंगे लड़ाई में उसके ऊपर थोड़ा हमेशा शक ही लगता है जी। अभी देखिए, अभी ऑप सिंदूर में भी जो चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं वो इतने कामयाब तो नहीं रहे जी। तो मैं ये नहीं समझाऊंगा कि हमारे बीच में कोई ऐसे खास कोई गैप है जी। वो दिखाता काफ़ी है, लेकिन वो अनटेस्टेड है, कभी उसने एक्चुअल लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमें उसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो लेट अस सी, बट आई डोंट थिंक देयर इज सच अ वाइड गैप इवन टेक्नोलॉजी वाइज बिटवीन आवर टू कंट्रीज। श्योर।
So you've spoken about Kailash range operation multiple times. We'll not go into depth of that. But I want to understand कि जब एक ऐसी situation होती है तो एक कमांडर, एक आर्मी चीफ के दिमाग में क्या चल रहा होता है? What is it that is going inside your mind that next step क्या लेना चाहिए? Well, all these situations are war gamed. जैसे चेस में भी you always think 2 moves ahead. Right. मैं ये करूँगा तो ब्लैक क्या करेगा, फिर ये करूँगा तो क्या उसका तो हमेशा हम वॉर गेम करके ही, और ये नहीं कि आर्मी चीफ एक आइसोलेशन में कोई डिसीजन ले रहा है जी. पूरा एमओ डायरेक्टरेट है एडवाइस देने के लिए, जो ऑन ग्राउंड कमांडर्स है, इन दिस केस नदर्न आर्मी कमांडर, द कोर कमांडर 14 कोर, सबके इनपुट्स होते हैं, एंड देन यू अराइव एट अ consensus. not exactly a consensus, but after all these views, various options are there. So ultimately, you have to choose one. Sure. It is not consensus that everybody is agreed on doing something. There may be divergent views, and that is where your role comes in. So, जो आपको communicate, ultimately, you have to take the decision sure, to do something or not to do something, at what intensity to do it with. So that is, as you say, the buck stops there. Right. आखिर में फैसला आपका है. तो उचित निर्णय आपने लिया था. हाँ, तो जी. Okay. Sir, everybody knows about China's expansionist behavior. तो उसमें अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएं, is it driven by communist ideology या PLA का है या उनके कल्चर में imbibed है? What is it that forces them to do this expansionist agenda against almost every country that they're bordering with, barring Pakistan? For this, I think we need to study China in much more detail. और हम अभी जो चाइना स्टडीज़ करते हैं जी, वो ज़्यादातर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है चाइनीज़ मटेरियल का वो है, और ट्रांसलेशन में ऑब्वियसली वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वो आ जाता है जी. तो ये ज़रूरी है कि हमारे खुद के स्कॉलर्स हो, इंडियन स्कॉलर्स जो मैंडरिन जानते हैं, जो ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट्स पढ़ें, वहाँ काम करें, उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करें, ताकि एक्चुअली पता चले कि उनके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, कि क्या उनका ये जो आपने पूछा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे सरफेस लेवल डिस्कशन या नॉलेज से नहीं होगा. लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी क्योंकि एक ही पार्टी है और लगातार वही मतलब रूल कर रहे हैं, तो उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और प्लानिंग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है और बेटर है. और उससे वो हटते नहीं हैं क्योंकि वो पार्टी तो वही है ना. राइट. तो वो फॉरेन पॉलिसी तो वही रहती है. और शुरू से उन्होंने कहा है कि चाइना इज़ लाइक पाम एंड 5 फिंगर्स, और उस फिंगर्स में भूटान भी आता है, इंडिया भी आता है, मंगोलिया भी आता है, ताइवान भी आता है. तो सेंटर इज चाइना एंड ऑल दिस वो लेना चाहते हैं. तो वो कोई नई बात नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों, सारे इलाकों को अपने इसमें मिलाना चाहते हैं. तो इसको हमें समझना चाहिए, और उनके एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है, ताइवान बाय 2035, solve the problem with all the other neighboring countries, long term plan. So we have to understand that and prepare for it. But do you think they can afford doing that, considering कि उनका major जो decision है that lies with the business? तो एक armed conflict is not easy to the business. Yes. So considering that ये एक bullying agenda ही होता है that, or they actually want to get into a military conflict and take no, I don't think any rational decision maker would actively seek a military conflict as a way to solve the problems if they can be done in other ways. Right. So that I think for everyone understands that there is a very high economic cost to be paid for any war. We are seeing what is happening in Russia, Ukraine, Iran. So there is an economic cost, and it actually drives the thing. But that said, then it should also drive your foreign policy, and it should also be a point which should be a catalyst to solving the boundary question.
अगर यही जो बाउंड्री प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच, उसके वजह से हमारे दोनों के रिश्ते में एक बाधा आ रहा है। वो बाउंड्री इशू हमें पीछे खींच रहा है। वो अगर सुलझ जाए तो हमारे बीच के रिश्ते इतने और अच्छे हो सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सारे जो हम अभी थोड़ा सा शक के नज़रिए से देखते हैं, वो नहीं होगा। तो मैं हमेशा तो यही कह रहा हूँ कि बाउंड्री क्वेश्चन सॉल्व करना एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि कीप इट ऑन बैक बर्नर, जो चाइना कहता है कि उसको थोड़ा पीछे रखो, बाकी हम करते हैं ना। उसको करने से बाकी अपने आप बढ़ेगा। तो सॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन फर्स्ट। सर, जियोपॉलिटिकली हम बात करें तो हु इज मोर ट्रस्टवर्दी नाउ, चाइना और यूएस और नन? आई थिंक फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कहावत है दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। राइट। तो वो अगर देखा जाए तो हमें हमेशा यही सोचना है कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है जी, देश के लिए क्या अच्छा है, और जो देश के लिए अच्छा है उसी पॉलिसी को फिर फॉलो करना चाहिए, उसी का साथ देना चाहिए। और क्या अच्छा है, कभी ये नहीं कि सारी चीज़ें एक ही देश के साथ अलाइंड होंगी। जैसे चाइना के साथ भी हम कई चीज़ों पर अलाइंड है, ये नहीं कि चाइना के साथ हमारी सिर्फ दुश्मनी है। जैसे WTO में है तो कई चीज़ों पर, एनवायरनमेंट के ऊपर, कई चीज़ों पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप पोल्यूशन कम करो, कोल का ये इस्तेमाल कम करो। तो ऐसे चीज़ों में हमारे भी इंटरेस्ट आर अलाइंड। राइट। सो वी हैव टू सी व्हाट So we have BRICS and we have Quad, both balanced. BRICS, Quad, balance and the national interest. और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट बड़े तौर पर हम कहते रहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उनके भलाई के लिए। राइट। तो अगर हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इन्फ्लेशन को चेक में रखना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि आम आदमी के ऊपर उसका असर ना हो, कीमतों पर, दामों पर। जैसे अभी बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, वी आर फेसिंग द ब्रंट, सो दैट इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। इफ यू कैन गेट चीपर ऑयल फ्रॉम समवेयर, we will definitely take it, because it is an interest of the people. It is the people's interest which is the national interest. Right. But sir, this is somewhere imbibed in our culture. But when we, so if we go traditionally, India has always been a non-aligned nation. But अब changing world order में, do you think it is somewhere penalizing us, या हमारे लिए ठीक हो रहा है? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे यूएस के साथ अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। बट व्हेन इट कम्स टू मीडिएटिंग फॉर पीस, अब पाकिस्तान इज प्रेफर्ड ओवर इंडिया। सो इज इट रियली सॉर्टिंग आउट थिंग्स फॉर अस? नो, वी हैव ट्रेडिशनली ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस विद एवरीवन, एंड दैट इज व्हाई वी हैव नॉट जॉइंट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट। एंड जस्ट लाइक ब्रिक्स, Quad is also not a military alliance. Absolutely. It gives an impression of that. It is actually quadrilateral security dialogue. So because of that word security, people think it is a military. But the Quad has also so many subcommittees which deal with, again, environment, the sea, business, trade. Right. So but somehow, in the public imagination, Quad is a sort of military grouping. पैसिफिक, नेटो और अलग अलग इनको नाम दिए जाते हैं जी। लेकिन जानबूझकर हमने किसी अलायंस के साथ ऐसे हम जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों और ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद भी कर सकें। बट डू वी गेट बॉदर्ड कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चाइना, बट एट द सेम टाइम यूएस इज़ ऑल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन पाकिस्तान? तो ये सब चीज़ें हमें कहीं बॉदर करती है लॉन्ग टर्म? It should not bother us actually, because we have the measure of that country and we are far ahead of them. So we should not even, by comparing with Pakistan, we actually lowering our standards. So you should always play with the better player if you want to improve. Right. तो पाकिस्तान, एक ज़माना था 1980s में कि पाकिस्तान और इंडिया की GDP
तकरीबन बराबर थी। जी। अब हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए, 4th और 5th हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, और वो कहीं नहीं रहे। But तो they are also number one in terrorism, sir. At least. वही तो why do we compare with them? So let us look at a much bigger picture. हाँ, लेकिन वो हमारे पड़ोसी देश है, उनके साथ तो हमें रिश्ता बनाए रखना ही पड़ेगा. जी. We have to discuss things with them. We have to stop cross-border terrorism. So those activities will continue. But I think on the global stage, we are a much better, much more valued and much more trusted partner who people know will, take principle-based decisions and not for short-term gains. You're right. Which is what Pakistan has been successful in doing invariably, pehle against Afghanistan, then global war on terrorism, now as mediator here. But none of those have succeeded. At the end of that, after that short period of 3, 4, 5 years where they were in the limelight, they were again back to where they were. So we should not get perturbed by these small surges. We should continue on the path that we have chosen and march on and try to become stronger economically. At the end of the day, that is what makes the difference. But sir, do you see a military coup in line in Pakistan any soon? They will try to avoid it as much as possible. और coup करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी coup हो या ना हो, मिलिट्री वहाँ पर राज करती है. तो coup करके लाइमलाइट में क्यों आना है? पीछे से आप स्ट्रिंग्स हिलाते रहो. So General Munir, Field Marshal, self-proclaimed Field Marshal, is much bigger than the PM over there currently. Pakistan has always been that way, that the army has called the shots. वो कहते ही है ना that other countries have an army, but in their case the army has the country. So they always been calling the shot right from shortly after independence. Because unlike India, where we had other instruments of governance in place, Pakistan didn't or was not able to match up those in those aspects immediately after independence, and they called in the army to run the show. And once they came in, then it became something which got institutionalized, and that kept following, and that is why the army gained the upper hand. So that's a major difference between India and Pakistan. That we call army to sort things out, they call army to spoil things. And we have always been a much stronger country because of a strong executive, legislature, judiciary, press, freedom of press. So all these constitute, these are the other pillars of society. Right. So all our pillars have been strong, not just the army pillar. All the pillars have been strong. Whereas there, the other pillars are so weak that only the army is there, and they think that only army can now save us. In our case, we have made sure that we develop all the pillars in an equal measure, and that is a major difference between our two countries. Yeah. So before we come to the next question, I want to talk about the new book that you've launched. A brilliant book, Curious and the Classified. If you can tell our viewers more about the book. Yes, well, I've enjoyed writing this book, and I must say that I've received some very positive comments and reviews also. I did not expect it to be so well received. The idea of this came when I was browsing through Shashi Tharoor's book, A Wonderland of Words. And in that there was a chapter on backronyms. Okay. A backronym is an invented acronym, where actually those letters don't stand for anything, but later on people give words to that. And the example in that chapter was SOS, which was just a distress signal in the era of Morse code. ... repeated endlessly. Later on somebody gave it the name of Save Our Ship or Save Our Souls, but it was not meant to be that way. But when I was reading that chapter, immediately the thought came to my mind was of the town of Mhau near Indore, which has a large army presence. Absolutely. And
Many people say it is because MHOW, MHOW stands for Military Headquarters of War. But it was all bunkum. It was never the military headquarters of war, which in fact used to be in Shimla, where the commander-in-chief controlled the entire army. But that gained currency because of so much army presence there. So when I read that chapter and this Mao idea came to my mind, I said, if there's a book which is all about the English language, why not a similar book of these kind of stories and idiosyncrasies, myths, mysteries about the armed forces. Right. So that was the sort of germ where this idea started. And of course, then when I pondered over it, I jotted down a few more issues that I could write about. But it was not enough for a book. You need, I maybe had originally शायद 6, 7, 8 ही ऐसे मुझे किस्से याद आए या मालूम थे. और फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि ऐसे ऐसे है कि मैं इसके बारे में एक किताब लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे और आइडिया दे सकते हो. तो जब मैं उनके साथ ये डिस्कस कर रहा था तो वो भी कह रहे थे कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है. तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता था कि बहुत आम चीज़ है, ऐसे कैसे कि आप लोगों को मालूम नहीं है, आप कौन से आर्मी में रहते हो. और आपने सिर्फ आर्मी नहीं, आपने एयरफोर्स नेवी सब कुछ लिखे. तो मैं ये पूछा कि आपको कैसे मालूम नहीं. तो इसीलिए फिर वो मुझे और तो उत्साह हुआ, प्रेरणा मिली कि अगर ऐसी चीज़ें आर्मी वालों को ही मालूम नहीं है तो बाकी देशवासियों को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा. तो इसलिए लिखते वक्त मैंने कोशिश की कि मैं इसको सिंपल रखूं ताकि आम आदमी उसको पढ़ सके. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बुक. आपने सिंपल के साथ साथ आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बहुत अच्छे से दिए. मतलब इवन सो मच सो कि ब्रिटिश एरा से पहले उस जगह का क्या रेलेवेंस था वो सब कवर किया आपने. तो यस, सो इट वाज दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू रीड इट. सिविलियन ऑल्सो, मिलिट्री बैकग्राउंड ऑल्सो, यंग पर्सन ऑल्सो, ओल्ड पर्सन ऑल्सो. लेकिन जो आपने अभी बात की है कि ऐसे सिर्फ चुटकुले नहीं हैं जी, या अम्यूजिंग इंसिडेंट्स नहीं है. सभी चैप्टर्स का कनेक्शन मिलिट्री हिस्ट्री के साथ है, चाहे वो 200 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो. तो इट इज़ कनेक्टेड टू मिलिट्री हिस्ट्री. तो मैं पास्ट को प्रेजेंट में ला रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि कैसे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस have been shaped over the years through all this. So it is not just an amusing book, but it also informs. It also educates, right? But in an informal manner. मतलब टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने से जो इतिहास है उसके बारे में अपने आप वो जानकारी आ जाएगी, लेकिन इन अ फन वे, विदाउट इट लुकिंग कि मैं किसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. जी जी सर, मेरा फेवरेट चैप्टर, आई एम सॉरी आई आस्क योर फेवरेट, यू रिटन द बुक, बट इज स्टोरी अबाउट पेडोंगी, एंड दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ AT, व्हिच इज एनिमल ट्रांसपोर्ट. तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो स्टोरी इनफैक्ट हमने अपने व्यूअर्स के लिए कवर भी की हुई है इन अ प्रोग्राम दैट वी डिड, व्हिच इज कॉल्ड शौर्य गाथा, जहाँ पर हम लोग ब्रेव सोल्जर्स की स्टोरीज कवर करते हैं. एंड इट इज़ डन बाय आवर प्रोड्यूसर एंड एंकर निपेंद्र. तो वो स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट की, बिकॉज जनरली हम लोग सोल्जर्स की स्टोरी कवर करते हैं, और ये स्टोरी हमने कवर की तरह आई कुड रिलेट टू दिस. एंड इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू कवर दैट इन द बुक इटसेल्फ. तो that's something which is my favorite, but I would want to know your favorite also, because आपने तो पूरी बुक लिखी है. I think since all chapters are written, all are my favorites, but I think Chak De Phatte is possibly the one which resonates with your much more with me, क्योंकि वो मेरे रेजिमेंट के बारे में भी है, सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ, कि हम अक्सर चक दे फट्टे कहते रहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, या पार्टी में, और वो मूवी भी आई है चक दे. लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये आया कहाँ से, और कि इसका भी जो रूट्स हैं वो मिलिट्री हिस्ट्री में है. जब सिख और मुगल्स के बीच में लड़ाई होती थी, तब मुगल सेना बड़ी सेना थी, तो सिख उनके ऊपर
ऐसे लाइटनिंग रेड करते थे। जी। और वो रेड करने के बाद जब लौटते थे तब जो मुगलों ने जो छोटे छोटे पुलिया बनाए थे नदी नालियों के ऊपर या कैनाल इनको के फट्टे ऊपर, बोलते थे। हाँ, तो छोटे ब्रिज, वुडन ब्रिजेस, तो उसके जो फट्टे वो निकाल देते थे और फिर एक दूसरे को बोलते थे कि जब वापस आ गए कि अभी चक दे फट्टे, कि अभी हम आ गए तो अभी इसको हम तोड़ सकते हैं। तो वहाँ से ये चक दे फट्टे का जो है वो शुरू हुआ, जो कि हम आज अभी हम आम इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग कि कितना इसका गहरा रिश्ता है मिलिट्री हिस्ट्री के साथ, इन द हीट ऑफ बैटल। राइट। Brilliant. Sir, fiction and then this, but we are still waiting for the next book, and I know it's still being under consideration. So, is there a SOP involved here? कोई एक estimate होता है कि कितना time लगता है for a book to get clearance, or are there some political reasons to it कि उसमें time लग रहा है जो आपके नहीं, जो ये जो किताबें मैंने लिखी है अभी, वो मर्डर मिस्ट्री और ये जी क्यूरियस और क्लासिफाइड, ये तो आम ये है, इसका कोई क्लियरेंस वगैरह का कोई इशू ही नहीं है जी। इट डजंट रिक्वायर एनी क्लियरेंस, बट फ्रॉम द टाइम यू गेट एन आइडिया और आप पब्लिशर के पास जाते हो, डिस्कस करते हो, वो बोलते हैं कि हाँ इसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर लिखने की प्रक्रिया, यू राइट द बुक, ड्राफ्ट, डिस्कस, submit the manuscript, then all the editing process. It takes anything up to 1 year. Okay. From more than 1 year, because the ideation part is done before that. Right. From the time the publisher actually gives the go ahead and a contract or an agreement that yes, we will publish a book on this particular thing of so many words and but एक broad एक terms of reference, उससे एक्चुअल वो बाहर निकलने तक पूरा 1 साल लग जाता है। ये that is the timeline। तो कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी वो 25 में निकली, अप्रैल 25 जी। ये अभी की जो किताब है क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, वो अप्रैल 26, और अभी मैं नेक्स्ट किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो अभी अप्रैल 27 में निकले। Brilliant. दैट इज सीक्वल टू द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। ओके। उसमें हीरो हीरोइन वही रहेंगे जी। लेकिन मिस्ट्री कोई और है और दूसरे इलाके में है। दैट फिनिशिंग टचेस आर बी गिवन, और अभी तक उसका टाइटल भी डिसाइड नहीं है, वो मतलब इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। टाइटल, कवर वगैरह उसमें भी 2-3 महीने निकल जाते हैं वो सारा साथ लाने के लिए। सो वी आर टारगेटिंग अप्रैल 27 फॉर दैट रिलीज। Okay. And maybe that time we can have another interview. Absolutely, sir. It'll be our pleasure. सर, आपकी मेमोर की बात करें, so is there a indication which has come from MOD कि उसमें कितना टाइम लगेगा या क्या दिक्कतें हैं? No, see, I have written the book and given the manuscript to the publisher, and the publisher and the MOD are in contact as far as this clearance is required. So I'm really not involved in that anymore. I'm sure that the publishers would be following up from time to time. और जब clearance मिलेगा तब वो छप जाएगी। तो इसके ऊपर मेरा कोई ये नहीं है, ना मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ना किसी ने मेरे से कोई बात की है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं तो अब आगे निकल चुका हूँ, 2 और किताबें लिख चुका हूँ, 3री किताब जी ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ, और भी आइडिया मेरे दिमाग में है। तो पीछे वाले चीज़ों के ऊपर क्यों ये करें, आगे कल के बारे में सोचो। सर, मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा आपसे कि एक अनपब्लिश बुक के जब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीडिया में बोलते हैं, इज इट ए मैच्योर ऑन पार्ट ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू मेंशन मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अनपब्लिश्ड बुक? मेरे हिसाब से तो ऐसे नहीं करना चाहिए था जी। और मैं जो किताब मैंने खुद अपनी वो किताब नहीं देखी क्योंकि पब्लिश ही नहीं हुई। राइट। तो मेरे पास भी कोई कॉपी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसे हार्ड कॉपी देखा है। तो जब वो है उस किताब के स्टेटस, तब
उल्लेख करना या उसका सपोर्ट लेना किसी और वजह के लिए, कोई और पार्लियामेंट में मुद्दा रेज करने के लिए, इट वाज अवॉइडेबल. Right. And unnecessarily dragging me into a controversy which has got nothing of my doing. Absolutely. Sir, we talk about the CDS issue. You were one of the senior most chiefs at that time, and you had given a statement saying that you never questioned the wisdom of government, and you being a gentleman that you are, and that was the soldier's reply. But इसके पीछे अगर एक citizen का हम reply लेना चाहें, what would that be? Because rules were changed, 9 months तक vacancy fill नहीं हुई थी. No, देखिए CDS का जो अपॉइंटमेंट था, दैट समथिंग न्यू. और जब कभी कोई नई चीज़ होती है तो उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, पॉलिसी चेंजेस हैपन, ट्विकिंग इज़ डन. नथिंग इज़ एवर करेक्ट और 100% सेटिस्फैक्ट्री वंस इट इज़ स्टार्टेड. तो जब पहले CDS बने जनरल रावत, वो एक टाइम था जी. फिर 3 साल उसके बाद गुजरे. 3 साल में और मतलब देखा होगा कि कैसे काम कर रहा है, इज इट अ गुड आइडिया. एज के लिमिटेशंस भी होते हैं, एक्सपीरियंस के भी लिमिटेशंस होते हैं. तो सारा सोच विचार करके ये शायद लगा होगा कि अगर हम नए गाइडलाइंस फिर इशू हुए थ्रू प्रॉपर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कि जितने भी 3 स्टार है आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट वो भी एलिजिबल होंगे. तो एक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है. तो ये नहीं कि अचानक किसी को भी उठा के CDS बना दी. तो एक प्रोसेस फॉलो करके बना रहे हैं और इट हैज़ मेरिट इन इट ऑल्सो. अगर जैसे जनरल रावत आर्मी चीफ से CDS बने और मैं आर्मी चीफ बना, तो टोटल 4 स्टार्स तो उतने ही रहे ना जी. तो अभी अगर एक नए 3 स्टार को आप CDS बनाते तो एक एक्स्ट्रा 4 स्टार जनरल बना. तो यू कैन लुक एट इट इन पॉजिटिव वे दैट यू आर गिविंग मोर upward mobility within the services. So there are always advantages, disadvantages. So that's the reason I said the gentleman that you to are. everything that it is. But as I said, no policy is ever 100% correct to start with. So tweaks in that Keeps on policy happening. will keep happening. Maybe they will realize after a couple of more such turnovers that further tweaking is required. That अगर बनाना है तो मेक बिफोर रिटायरमेंट, नॉट कि रिटायर करके फिर वापस Absolutely. ले आओ, पहले ही बना दो तो ताकि कंटिन्यूटी रहे. ये अलग बात है कि करंट CDS वो MA भी थे, मिलिट्री एडवाइज़र टू NSA, सो ये नॉट टोटली आउट ऑफ सर्कुलेशन. कि हो सकता है बाद में कोई रिटायर हुआ हो और फिर बाद में आए जो 6 महीने बीच में आउट ऑफ टच रहो फ्रॉम द डे टू डे अफेयर्स. सो दैट वुड बी अ माइनस पॉइंट. Absolutely. तो लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमेशा जो भी MA रहेगा NSA का वही बनेगा CDS. तो देर आर लॉट ऑफ परमिटेशंस, कॉम्बिनेशन, बट वी शुड ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स द राइट डिसीजन इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Now whether that is a good decision or bad decision, you will come to know 20 years later. Absolutely. लेकिन जब कभी फैसला लिया जाता है वो तो उस वक्त भलाई के लिए ही लिया जाता है. कोई भी जानबूझकर गलत फैसला तो नहीं लेता. तो फैसला तो भलाई के लिए, अच्छाई के लिए लिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इट इज़ गुड और बैड. हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020. Sure. So, but let's not about the person who's at this position. But अगर हम CDS की बात करें, तो should this be a military advisor role or it should be operational commander role? Well, once again, this is a transitional process, and if we see various ways it works in other countries and other armies, there are combinations of both everywhere. And as of now, the CDS has an operational role through the Chief of Staff Committee.
but not a day-to-day operational role, which Absolutely. still remains with the respective service chiefs. So we'll have to work out a system which is unique to our country, which might involve a mixture of both, where single service aspects can still remain with the service chiefs up to a particular level where tri-service coordination is not required. But whenever tri-service coordination is required, then automatically it gets graduated to the Chiefs of Staff Committee, in which then the CDS has the final say as the permanent chairman of Chiefs of Staff Committee. So maybe that model could work for us in the interim, and once that model is there, then we can see further. So if a naval chief wants to move a ship from place A to place B, there's no requirement to go to CDS. And that would be too much. Absolutely. So that would not be actually in adding to operational efficiency in any way. But yes, if a tri-service amphibious team has to be sent for a foreign exercise, which Then involves proper coordination. proper coordination, then obviously it will get upped to the Chiefs of Staff Committee and the CDS. So that way, I think a combination of the two is the way forward. So we talk about Agnipath scheme. We don't want to get into too much details, and we don't want to debate ki right hai, wrong hai. But are we designing future soldiers as short-term warriors and long-term citizens by this scheme? No, it is a little bit of both. Yeah. After all, many of them will going to be retained in service. So it is not that as per this scheme, everyone is going out. और लोगों को लग रहा है कि वो 4 साल के लिए वो अग्निवीर होंगे तो पूरी आर्मी 4 साल से नीचे होगी. ऐसे तो नहीं है कि 4 साल वाले 5वें साल में जाएंगे और अगले इनटेक में वो 5th ईयर विल बिकम 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर. सो देयर विल बी अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड youth, which is there even today. Only today, once a person joins, not today, earlier. Once a person joined, he was there for minimum 15 years. And he could leave thereafter. Right. तो अभी वो अग्निपथ स्कीम जो है वो एक नया स्कीम है. लेकिन ये भी मैं सबको बताना चाहूँगा कि mid-70s तक कलर सर्विस जो था वो सिर्फ 7 साल का था. Okay. और 7 साल के बाद सारे लोग घर जाते थे. 7 years जो भी मतलब NCO नहीं बना है, सारे सिपाही 7 साल में घर जाते थे और कोई पेंशन नहीं हुआ करती थी. तो दैट वाज द HR पॉलिसी दैट टाइम. फिर 76 में वो बदलाव लाके वो पेंशनेबल सर्विस कर दिया, और पेंशनेबल सर्विस करने के लिए फिर उतनी सर्विस भी चाहिए ना. 7 साल में आप पेंशन तो नहीं दे सकते, तो वो बढ़ा के वो 15 साल कर दिया. तो ये HR पॉलिसीज जो होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. तो अभी करके ये मिडवे कर दिया है. वो पहले 7 साल और 100% आउट था, ये अभी 4 साल है. कुछ लोग रखे जाएंगे, कुछ लोग वापस समाज में जाएंगे. सो एक तरह से दोनों का बेनिफिट भी हो सकता है. और फिर मैं पहले पॉइंट कह रहा था वो वापस मैं उसी पे आता हूँ कि वेदर इट इज़ गुड और बैड, टाइम विल टेल. और नंबर 2 कि कोई भी पॉलिसी 100% सही नहीं होती व्हेन इट इज़ रोल्ड आउट. और अगर तब्दीली करनी है, अमेंडमेंट्स करने हैं, वो ग्राउंड लेवल से जब फीडबैक आएगा तो उसके हिसाब से वो चेंजेस भी लाए जाएंगे. बट क्या आर्मी ने सर ये लेसर इनटेक प्रपोज किया था पहले? सो इनटेक इज़ द सेम. इनटेक में कोई कमी नहीं हुई. जो लोग कहते हैं कि ये यंग लोग कैसे बैटल में करेंगे, जो पहला गैलेंट्री अवार्ड मिला है मेरे यूनिट को ही मिला है, सेना मेडल गैलेंट्री अग्निवीर को मिला है, जिसके सिर्फ 2 साल सर्विस थी. तो ये नहीं है कि 10 साल के बाद ही आप बहादुरी दिखाओगे. अगर करना है तो आप 2 साल 3 साल में भी कर सकते हो. तो लेंथ ऑफ सर्विस हैज गॉट नो रिलेशन टू योर डेडिकेशन टू द जॉब और टू ड्यूटी. बट ये यूनिट कोहेजन वो बनेगा. क्यों कॉम्प्रोमाइज होगा? क्योंकि वो कोई मैं कह रहा हूँ ना, वो 4थे साल वाला जो है वो 5वें साल में जाएगा.
It is not that everybody is less than 4 years of service. So 4, 3, 2, 1, then he'll become 5. Then it'll be 5, 3, 2, 1. After one more year, it'll be 6, 5, 4, 3, 2, 1. So that people will also keep gaining. So it'll be mix of youth and experience. बट ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिटेन नहीं हो उनका एक फ्रूटफुल करियर आगे रहे, बिकॉज दे विल बी वेरी यंग व्हेन दे मूव आउट. दे विल बी यंग. लेकिन अभी जो अग्निपथ स्कीम है, इसके तहत जब वो रिलीज़ होंगे, सबके पास 10 से 12 लाख होंगे. अगर वो 18 साल की उम्र में रिक्रूट हुआ है, 22 साल में अगर वो बाहर जा रहा है, आप मुझे कोई भी नौजवान दिखा दो सिविल स्ट्रीट में जिसके पास 22 साल की उम्र में 10 लाख हो बैंक अकाउंट में. कोई नहीं होगा. फेयर पॉइंट. ही हैज़ गॉट दैट कॉर्पस. उसके साथ कुछ भी कर सकता है, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, अपने हायर एजुकेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ. सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज, नंबर 1. और नंबर 2, जितने भी लोगों से मैंने बात की है सिविल स्ट्रीट में, वो तो कह रहे हैं कि हम सभी को लोगों को अब्जॉर्ब कर लेंगे. क्योंकि उनको पता है कि आपको एक ट्रेन डेडिकेटेड मैन पावर मिल रहा है, जिसमें जो देशभक्ति की भावना है, आर्मी इथोस है. और जैसे मैं मजाक में कहता हूँ कि कम से कम वो टाइम पे आएगा. और कुछ नहीं तो. ट्रू. तो वो एक बहुत बड़ी एक वो एसेट होगा समाज के लिए. सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था ऑप सिंदूर के टाइम पे दैट वॉर इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी. हु आर यू स्पीकिंग टू, एंड was it a reference to the television that made a mockery out of war, कि हम कराची में घुस गए और हम आपको लग रहा था कि वो टू मच हो गया था? एक पूना में था और इट वाज जस्ट आफ्टर. जी. इनफैक्ट पूना में 2 इवेंट थे, 10 तारीख या 11 तारीख को. एक कैंसिल हो गया, लेकिन एक फिर भी उन्होंने शेड्यूल किया था, उन्होंने रखा. और वो 10 तारीख को ही सीज़फायर की घोषणा हुई थी, और ये 11 तारीख को ही मेरा लेक्चर था एक सिविल ऑडियंस के लिए. और उस वक्त वो देशभक्ति की भावना वगैरह सारा काफ़ी उभरा हुआ था. और इसीलिए बार बार वो सवाल आ रहे थे कि हमने क्यों रोका, हम तो और आगे जाना था, एक बार शुरू किया तो ख़त्म कर देते वगैरह वगैरह. तो ये स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि लड़ाई युद्ध के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, और फोर्सेस बैकग्राउंड भी नहीं होता. और जो नुकसान होता है वो हम झेलते हैं. Absolutely. हमें समझ में आता है जब हमारे कैजुअल्टी होते हैं, फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है, लेडीज़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो और किसी को समझ में नहीं है. इसलिए मैंने बोला था कि वॉर इज़ नॉट बॉलीवुड मूवी, क्योंकि मूवीज़ में तो सिर्फ वो रोमांटिसाइज किया जाता है. वेरी ट्रू. हीरो हीरोइन और सिंगिंग सॉन्ग्स, और इधर गोले गिर रहे हैं और गाना गा रहे हैं. ऐसे तो नहीं होता है. वेरी सीरियस मैटर, और इसको ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए. और ऐसे करने से जो है ना, फिर दैट सीरियसनेस ऑफ दैट डिसीजन ऑफ गोइंग टू वॉर ऑफ द. और हमने अभी इकोनॉमी की भी बात की थी. हाउ मच एक जेट एयरक्राफ्ट 600 करोड़ का है. पूरे महाराष्ट्र का मिड डे मील का आउटले इज 600 करोड़ पूरे साल का. दैट इज द कॉस्ट. ये किसी के दिमाग में नहीं आता. और हम एक 3 दिन की लड़ाई की बात कर रहे हैं. अगर बड़ी जंग छिड़ जाए महीनों सालों के, आपको देखो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा. नुकसान तो होगा, उसको फिर मेकअप करने के लिए फिर 600 करोड़ एक जहाज को मेकअप करने के लिए फिर उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा. तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. वॉर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस. सो यू शुड एंटर इनटू इट ओनली इफ अनअवॉइडेबल. राइट. सब पिक्चर अभी बाकी है. दिस वाज आल्सो अ स्टेटमेंट, और अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने भी कहा है. तो व्हाट डू वी कॉम्प्रिहेंड? इसका मतलब ये है कि ये टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी है. वो अभी ख़त्म नहीं हुई. और वो तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक ये पाकिस्तान का पॉलिसी रहेगा, ये प्रॉक्सी वॉर का. और इसीलिए हमें
लगातार चौकन्ना रहना है। ये नहीं कि आने वाले समय में और टेररिस्ट अटैक नहीं होंगे। तो उस संदर्भ में ये लड़ाई जारी है और इसलिए आर्मी चीफ और बाकी भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एज एन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जी। और अगर ऐसे कोई कार्रवाई हुई दहशतवाद की तो उसके खिलाफ लेने की क्षमता अभी भी हम रखते हैं और इतना हम वेट भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। So this is a continuous war. We have been fighting this war for since 1990 when terrorism first reared its head, and we are still fighting it today. So, and again, the only way this will end is if we can force Pakistan to mend their ways. How to force their way is through use of force, which we have shown that we will strike you, and not just strike the terrorists at the border or in the transit camps, but that we will strike you at your headquarters, where you are fomenting this trouble, and that you are not safe anywhere. I think by doing that, certain change in their way of functioning, certain change in their this whole policy of trying to, inflict costs on us without realizing that they are paying a greater cost. I mentioned the GDP, Right. and we have gone so far. So this strategy has not worked. If that strategy has not worked, you stop it then. If you stop it, you will also prosper, we will also prosper. But till then, we have to be on our guard and be ready to strike whenever required. But what is the real problem with Pakistan, sir? Is it army, terrorism, deep state? Actual दिक्कत क्या है उनके साथ? Actual दिक्कत ये है कि they have been born out of an ideology of the two-state theory, two-nation theory, where Islam and Hinduism cannot coexist. If that is your start point, then it becomes very difficult to progress beyond that. And to stay relevant, they have to have an enemy. Especially the Pak army has to have an enemy to retain the preeminence in Pakistani society. Now, who is the enemy? That is India. If there is no enemy, then the Pak army standing automatically gets also reduced. So it is a combination of these factors that they cannot see India in a good light. But that does not mean we should not stop our efforts to engage with them and bring about that change in their polity. That ये हमारे साथ ये लगातार ये दुश्मनी जो है आपको ही नीचे गिरा रही है, आप ही को नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना आप अपने आप में बदलाव लाओ. And that change has to come from within. And within means who? Within means the people. The people have to revolt. Right. That because of this we are suffering. हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है. तो जब तक वो लोग उनके पाकिस्तानी लोग जो है ऐसे अपने सरकार के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ नहीं उठ पड़ेंगे, तब तक कोई बदलाव आने की उम्मीद शायद नहीं है. बट दैट इज व्हाई द पीपल हैव टू बी टारगेटेड. और दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जो आजकल के ज़माने में नैरेटिव वॉर एंड ऑल, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, द नीड ऑफ द आवर. कि उनको बताओ कि आपके लोग जो हैं, आपके लीडर जो है, इनके वजह से आपका नुकसान हो रहा है. बट वो नैरेटिव वॉर में तो आई थिंक दैट्स ओनली एस्पेक्ट जहाँ पर वो हमसे आगे हैं. क्योंकि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करें तो सोशल मीडिया में 90% ऑफ द मैसेजेस वर ऑफ पाकिस्तानीज एंड दे वर मेड टू बिलीव कि वी लॉस्ट द वॉर, 6-0 एंड ऑल दैट आल्सो मूव टू क्रिकेट फील्ड. तो वो इतना झूठ उन नैरेटिव के थ्रू उनको परोसा जा रहा है, तो वो चीज़ कैसे डील हो? जैसे
थोड़ी देर पहले मैंने कहा था नो वॉर नो पीस, और साइबर वॉर आज भी हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जो नरेटिव वॉर भी है वो भी लगातार जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ऑपरेशन सिंदूर हो उसके बाद शुरू हो। तो लगातार, चाहे आज हो चाहे 6 महीने पहले हो, इट शुड हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। इट शुड बी ऑल द टाइम इन प्रोग्रेस, जिसमें हम सभी लोगों को, इंटरनेशनल ऑडियंसेस, डोमेस्टिक ऑडियंसेस, इंटरनेशनल ऑडियंसेस में कौन हमारे दोस्त है, कौन 50-50 है, कौन हमारे विरुद्ध है, तो हर एक को कैसे अप्रोच करना है उसमें भी फ़र्क होगा। तो दैट इन्फो ऑपरेशंस हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और लगातार, उसमें कोई मतलब ये ब्रेक नहीं है। और वो पीस टाइम में लगातार उसको फिर ऑपरेशन के दौरान अगले लेवल पर बढ़ाना है, और ऑपरेशंस के बाद उसी के थ्रू प्रूव करना है कि हम जीते हैं। तो दैट इज अ होल वॉर बाय इटसेल्फ, not a physical war. So that also means that we need keyboard warriors also. Yes, you need keyboard warriors also, definitely. So it's a whole of nation effort. So we need those keyboard warriors, you need those cyber warriors, and you need the actual warriors. आपने एडवर्सरीज की बात की, तो चाइना पाकिस्तान तो हमें मालूम है, पाकिस्तान इज मोर ऑफ अ एनिमी, चाइना वी हैव आवर डिसएग्रीमेंट्स, बट कुछ ऐसे भी एडवर्सरीज हैं जो हिडन है एंड वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ देम. Any such countries? No, I think barring these two whom we have fought wars, and those wars are also because we have disputed borders. Right. That is the genesis of all these. I think with all the others, our relations are pretty good. But like with all relations, there are always ups and downs. उतार चढ़ाव तो होता ही है. गवर्नमेंट भी बदली होते हैं, तो उसके साथ भी there are changes. But whether it is Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, we are all part of the same sort of how about Turkey, sir? Ecosystem, the immediate neighbors. And they all know that we are the ones who are going to come to their help. Whether it is natural disasters, abhi Bangladesh, when this whole thing happened, तेल को उनको किसने भेजा? इंडिया ने ही भेजा, चाहे वो कुछ भी बोले हमारे खिलाफ, लेकिन जब मदद चाहिए तो हमारे पास ही आते हैं. तो सबको मालूम है कि वी आर अ रिलायबल पार्टनर, वी आर अ गुड इंश्योरेंस फॉर देम. और इसलिए थोड़े बाद ये जो रिवर्सेस होते हैं उसका उससे हमें इतनी चोट नहीं लगनी चाहिए. वो ठीक है, वो कहने के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस, अभी मालदीव्स में भी इंडिया आउट कैंपेन पर वो जीते इलेक्शन, लेकिन उसके बाद हमसे ही मदद मांग रहे हैं. तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. सो वी शुड नॉट वरी. ऑल आवर नेबर्स, आई थिंक, इन द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स हैव नो दैट दे हैव टू ultimately bank on us, and therefore we should also not try to be overbearing. Nobody likes कि हम उनको सिखाने की कोशिश करें कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो. सबको अपनी अपनी इज्जत होती है. तो उनको रिस्पेक्ट दो, हमें भी वो रिस्पेक्ट मिलेगा. सर, आपने आरआर की बटालियन को भी कमांड किया हुआ है, एंड वी नो इंसर्जेंसीज में बहुत मेजर ऑपरेशंस प्लान होते हैं. तो व्हाट गोज बिहाइंड दैट प्लानिंग ऑफ दैट ऑपरेशन, वेदर इट इज़ नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, एनीवेयर? देखिए, इसमें भी काफ़ी बदलाव हुए हैं जी. पहले जब हम डिप्लॉय होते थे तब हम बहुत सारे ऑपरेशन करते थे जिसमें लोकल्स को भी असुविधा होती थी. लार्ज स्केल ऑपरेशंस, कॉर्डन सर्च, जो गांव को खाली करो, और उससे उनको भी असुविधा होती थी, उससे उनमें भी रेजेंटमेंट पैदा होती थी. और उस रेजेंटमेंट के वजह से कई फिर नौजवान रिक्रूट भी हो जाते थे टेररिस्ट रैंक्स में. तो ओवर द इयर्स इसमें भी बदलाव आया है, और अभी हम जो है, हमारी कोशिश यही होती है कि बहुत पिन पॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, जिससे कि जहाँ जाना है उसी 1-2 घर या मोहल्ले में वो कार्रवाई करे,
और बाकी लोगों को अपने ज़िंदगी आम जो रूटीन है वो चलने दे. तो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस विच हैज़ हैपेंड इन लास्ट many years, that we are doing targeted operations and only where required. And that has I think paid dividends, because then the rest of the people are not worried. नहीं तो देखते ही उनको लगता था अभी तो पूरा गांव ही कॉर्डन हो जाएगा, भागो भागो भागो. अभी उनको मालूम है कि ऐसे नहीं होगा. जो गलत कार्रवाई कर रहा है उसी के ऊपर छापा लगेगा. हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने. इवन द रिलेशन बिटवीन लोकल पीपल एंड आर्मी आपको लगता है बहुत इम्प्रूव हुए हैं? आप बहुत इम्प्रूव हुआ है. और जब इनफैक्ट जब मैं कमांड कर रहा था तब से ये बात थी. जब हम जाते थे तो बच्चे हमारे पास आते थे, कोई हमें देख के भागता नहीं था, क्योंकि मालूम था कि हम ऐसे कोई गलत कार्रवाई नहीं करने वाले. और मेरे कंपनी कमांडर तो गांव में जाके क्रिकेट खेलते थे बच्चों के साथ. अब तो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जहां पर वहां के लोकल्स आरआर यूनिट्स के साथ क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं. वही मैं कह रहा हूँ, एक आईपीएल टाइप लीग भी चला है. बिल्कुल चल रहा है. पुलवामा लीग है जेएनके में जी. तो इट जस्ट शोज कि जो पहले के ज़माने में जो डर था कि ये आर्मी जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो अभी अपने मुँह मानते हैं कि ये हमारी आर्मी है, हमारी सुरक्षा के लिए. तो वो जो गैप था जो यू एंड अस, राइट, जो कि एक्चुअली वो लोकल सेपरेटिस्ट क्रिएट किया था, वो अभी वो निकल गया. क्योंकि इतने साल हम रहे हैं कि अभी उनको मालूम है कि, और वो कहते भी है कि ये हमारी आर्मी है. अगर कोई बाहर वाला दूसरे यूनिट वाला आए तो उसको वो शक की नज़र से देखते हैं कि वो बाहर वाला हमारे एरिया में क्यों आए, हमारे यहाँ जब आर्मी है तो वो यूनिट क्यों आई है. ओके, ये हमारी आर्मी है, तो दे नो दैट वी आर सेफ विद दिस पीपल. सर, इज इंडियन आर्मी टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? क्योंकि एक देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइस एंड पॉलिटिकल कमेंट. तो आपको लगता है कि कहीं आफ्टर रिटायरमेंट फ्यू ऑफिसर्स बिकम टू पॉलिटिकल? नहीं, अभी रिटायरमेंट के बाद आप जो करना चाहे वो कर सकते हो. देयर इज़ नो बार टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. सर्विस के दौरान भी हम अपना वोट डाल सकते हैं, ये नहीं कि हम अपना वोट नहीं डाल सकते जी. सिर्फ पाबंदी ये होती है कि आप यूनिफॉर्म में किसी रैली में नहीं जा सकते. अब सिविल ड्रेस में आपको पॉलिटिकल पार्टी के रैली में जाना है, आप खुशी से जाओ. okay. ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो हम देश के नागरिक हैं, तो जो बाकी नागरिकों को हक है वो हमें भी हक है. सिर्फ ये है कि जब हम यूनिफॉर्म में हैं तब हमारा कर्तव्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को है, ना कि किसी पार्टी को. और ये आपका आर्मी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे स्पीच हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अब ये ओथ जो हम लेते हैं, कसम जो खाते हैं, वो टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन रोज के कामकाज में कोई ना कोई पार्टी तो पावर में होगी ना. और अगर डिफेंस मिनिस्टर का हुक्म आप मानते हो, अगर मेरा जवान मेरा हुक्म मानता है तो उसको मानना है ना, क्योंकि मैं उसका सीनियर हूँ जी. ठीक है ना. तो अगर डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ को कुछ कहते हैं तो आर्मी चीफ ने तो हुक्म वो मानना है. इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिसाइज्ड है. वो चेन ऑफ कमांड जो है वो फॉलो कर रहा है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड बीइंग पॉलिटिसाइज्ड. जो थोड़ा सा लोग समझते कि ये सारे पॉलिटिसाइज नहीं. इट इज ही इज योर बॉस, यू हैव टू फॉलो व्हाट ऑर्डर्स ही गिव्स. But how that is the system, na? Right. But how important and how acceptable is dissent and disagreement in army? Because again, difference between a yes man and obedience, वो भी एक thin line होती है. And as Field Marshal Manik Shaw used to say that yes man is a dangerous man. तो वो उसमें कितना difference होता है? I think within the army or within the army navy, जब मैं army कहता हूँ means within services, I think armed forces are the most democratic organization. ऐसे बाहर से नहीं लगता होगा, सबको लगता है कि yes sir, no sir and you can't say anything. लेकिन जैसे हमारे जब आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होता है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस है जो हम लेने वाले हैं वो पूरे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता है. वहाँ 7 आर्मी कमांडर, चीफ, वाइस चीफ
सारे मतलब तो पावर्स टू बी, और उन्हीं आर्मी कमांडर्स में से अगला चीफ भी बनेगा। तो उस हाई पावर्ड कमेटी आप कह लो, वो फैसला लेती है कि क्या करना है। उसमें सारे डिस्कशन करने के बाद देन दैट न्यू पॉलिसी इज अनाउंस्ड और इम्प्लीमेंटेड, विच द नेक्स्ट चीफ इज ऑल्सो duty bound to follow because he was party to those discussions. Right. And he said, yes, let us do that. And therefore their continuity is there. But all these things are deliberated threadbare. बहुत सारे ये इसके ऊपर डिस्कशन होते हैं और सभी के राय ली जाती है कि करना है नहीं करना है, और कई प्रपोजल ड्रॉप भी होते हैं। ये नहीं कि हर प्रपोजल आगे बढ़ता है, कई प्रपोजल ड्रॉप होते हैं, कई प्रपोजल आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन डिसेंट इज़ वेरी मच, and I will not say dissent, it is a difference of opinion. और जब डिस्कशन चल रहा होता है तो वो जो अपनी राय है वो तो ज़रूर आगे लानी चाहिए, बतानी चाहिए। लेकिन सबके राय सुनने के बाद फिर एक फैसला तो लेना ही है ना। तो ये नहीं कि हमेशा कंसेंसस हो के 10 के 10 लोग हाँ बोलेंगे, 8 हाँ बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे। पार्लियामेंट में भी क्या होता है, एब्सोल्युटली वोटिंग होता है, वो रेजोल्यूशन पास हो या फेल हो। लेकिन एक बार फैसला लिया जाए तब सबका फर्ज बनता है कि इसका 100% उसको बैकिंग करे, चाहे वो आपका सोल्यूशन था या नहीं। देन यू हैव टू, दैट इज लॉयल्टी, irrespective of what your personal opinion was. Once that decision is taken, you back it fully. So defense procurement की बात करें हमें, how does army ensure that there is full integrity and accountability in defense procurement? So are there systems in place to keep a check? That is a very long drawn out process, and most of it happens at the ministry level. एक बार जब, और कई उसमें कमिटीज, सब कमिटीज होते हैं, एक स्टार्टिंग फ्रॉम AON स्टेज, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, टू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, देयर 10-15 स्टेप्स. So and each step has got its own checks and balances. तो मुझे लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हम ला सकते हैं, कितनी अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं, वो पूरी कोशिश है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है, डिफेंस एक्विजिशन मैनुअल है, सब ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स उसमें बिड कर सके, और प्रोसीजर, ताकि विथ फुल ट्रांसपेरेंसी इट कैन go to the logical conclusion. But again, no system is foolproof. Right. So there can always be, ways to beat the system. तो मैं ये नहीं कह सकता कि कभी कोई इसमें करप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन But then there are checks and balances. Checks and balances. मेरे टाइम में विद इन द आर्मी एटलीस्ट ऐसे कोई किस्सा नहीं हुआ। So before we move to the next question, मैं अपने viewers को बताना चाहूँगा, because this question is very important, that what Indian Army actually stands for. And in India, and I think बहुत difficult है ये explain करना, but Indian Army operations की अगर हम बात करें तो it started from 1947, saving JNK, 61 liberating Goa, 62 Sino War, bravely fought, 65 India-Pakistan War, again we won that, 67 defending Nathula, 71 liberating Bangladesh, defeating Pakistan mercilessly, Op Meghdoot 1984, 88 Operation Cactus in Maldives, हम मालदीव्स की बात कर रहे थे, 99 which is Op Vijay Kargil, Op Pavan 87-90, surgical strikes 2016, followed by Balakot strike, and latest being Operation Sindoor. Apart from that, there are multiple insurgency operations carried out in Northeast, Kashmir, other areas. In total, you'll be surprised to hear that about 20 to 30,000 soldiers have laid down their lives to protect our country. And when it comes to situations like flood, you need army. Natural calamities, you need army. और अभी तो पेपर्स को फेयरली कंडक्ट करने के लिए भी आर्मी की बात हो रही है. So after doing so much, आप बोरवेल भूल गए. बोरवेल, even बोरवेल. So after doing so much, when it comes to giving the due perks
Why is it that we want to compromise, cut over there? And sir, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. I'm talking about NFU issue. I'm talking about disability pension taxation. इसका टोटल खर्चा मिला के 14,000 से 15,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है. जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रीबीज और सो कॉल्ड बेनिफिट से, तो विच इज 8 to 9 लाख करोड़, जिसमें स्टेट्स का जो फ्रीबीज है विच इज कंप्लीटली पॉलिटिकल 4 लाख करोड़ है. तो सर ये 14,000 से 15,000 करोड़ आर्मी का बेनिफिट इतना क्यों खलता है? वो फिर जहाँ पर फाइल फंसी हुई है उन्हीं को पूछना पड़ेगा. तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश रही है कि ये सारे केस हम आगे बढ़ाए जी. और एक और बात है कि जो लोगों को समझ में नहीं आती कि आर्मी इज ओनली वन पार्ट, मिनिस्ट्री इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट है. डिफेंस प्रोक्योरमेंट अलग ये है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अलग है जो ये डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह डील करता है. तो वो उन डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए कि आप इसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो, और आपको इसमें अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो क्या ऑब्जर्वेशन है और कैसे इसको मतलब ओवरकम करना है विथ न्यू प्रोविजंस और वट एवर. आर्मी हैज़ नॉट स्टॉप्ड एनीथिंग, इट हैज स्टॉप्ड एट अ डिफरेंट लेवल. लेकिन जब बात आती है लोग सबको लगता है कि आर्मी क्यों इसको नहीं कर रही. अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर फाइन लगाया है कि आप क्यों नहीं ये डिसेबिलिटी पेंशन. आर्मी ने नहीं कहा है, वो केस कोई और लड़ रहा है. हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि दो, वाई नॉट. जैसे कैडेट्स को है बाकी डिसेबिलिटी पेंशन, वो किसी को अगर डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है जिसने अच्छी सर्विस की है तो वो मेरे जेब से तो नहीं जा रहा ना. तो मुझे क्यों उससे दिक्कत होनी चाहिए. हम तो कह रहे हैं कि येस वी मस्ट गिव दीज पर्क्स एंड बेनिफिट्स. इनफैक्ट 6 पे कमीशन में जो हमें अलाउंसेस मिले थे वो 100% उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन था. तो अगर साइचन अलाउंस 7,000 था तो 7,000 ही टैक्स एग्जम्प्ट था, मतलब 100%. नेक्स्ट पे कमीशन में वो अलाउंस बढ़ा दिया, एग्जम्पशन 7,000 ही रखा. वेयरएज द स्पिरिट, हर चीज़ में दो चीज़ें होते हैं, लेटर ऑफ द थिंग एंड लेटर एंड स्पिरिट. स्पिरिट क्या था कि अलाउंस शुड बी 100% एग्जम्प्ट, लेकिन अलाउंस बढ़ा दिया, एग्जम्पशन लिमिट वही रखा. तो स्पिरिट हैज़ बीन लॉस्ट और वो अभी भी वैसे ही है. तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी who are to be blamed? Babus are to be blamed for this? Next pay commission. No, sometimes it's not understood in its entirety. You look at it very in a granular manner, and that's why letter and spirit. Right. If you look at it from the spirit point of view, then everything will be sorted out in one go. So we come to Chinese spying. ये बहुत बड़ा इशू है और हमारे देश में अब मैक्सिमम फ़ोन्स जो हैं वो चीप फ़ोन्स चाइनीज़ फ़ोन्स हैं. एंड यूएस ने काफ़ी सारी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बैन कर दी. सो व्हेन आर सोल्जर्स who are using Chinese phone, do you see a gap over there that can become a security threat somewhere? Because as the China has been doing, do you see a espionage risk over there also? Yes, definitely. Unfortunately, most of our equipment is not equipment, but the components which go into various equipment and platforms is of Chinese origin. और क्योंकि वो चीन से आ रहा है, उसमें क्या उन्होंने मालवेयर डाल रखा है उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. कौन सी चीज़ें वापस जा रही हैं. इतने सारे हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन ड्रोन के जो कैमरा वगैरह है वो भी वहाँ से आया है. हो सकता है कैमरा ये तस्वीर ले रहा है लेकिन साथ साथ बाहर भी वो जा रहा हो. तो इसीलिए नीड ऑफ द आवर अभी अगर हम सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तो इसलिए वो आत्मनिर्भरता के ऊपर हमें इतना जोर देना चाहिए कि ये सारे चीज़ें जो है सारे इंडिया में बने. अभी क्या है वो असेंबल्ड इन इंडिया है, लेकिन कंपोनेंट्स फिर भी बाहर से आ रहे हैं. राइट. असेंबल्ड इन इंडिया से काम नहीं चलेगा, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए. खास करके ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, कैमराज, मोटर्स, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें
मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो पार्ट्स है वो भी इंडिया में हो। असेंबल्ड इन इंडिया से काम नहीं चलेगा। सर हनी ट्रैप्स के हम लोग बहुत केसेस सुनते हैं। हाउ डज मिलिट्री इंश्योर कि हनी ट्रैप के केसेस ना हो, और अगर हो गया है तो उस सोल्जर को बेल आउट करना, उस सिचुएशन को पैसिफाई करना, हाउ डज दैट हैपन इन आर्मी? वेल, हनी ट्रैपिंग इज नथिंग न्यू। वो तो सदियों से चला आ रहा है, राइट फ्रॉम historical times, world wars. So it's nothing new. So we have to be alert. We have to, educate our personnel to be always on the lookout for such kind of incidents. If everyone is showing too much interest in you out of the blue, you should, वो अलार्म बेल अपने आप पहले तो खुद को वो पता लगना चाहिए कि ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो तो सबसे बढ़िया और अच्छी चीज़ यही कि अपने कमांडर को बताओ। फिर जो है ना वो कमांडर की जिम्मेदारी हो जाती है और आपका जो रिस्क है या कल्पेबिलिटी है वो मतलब ज़ीरो के बराबर हो जाता है कि ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया, ये है नंबर। फिर मतलब वो आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप फिर आपके ऊपर ना शक होगा ना आपको कोई सज़ा मिलेगी। तो बेस्ट इज यू हैव टू हैव फेथ, बिलीफ इन योर सिस्टम एंड इन योर सुपीरियर्स। और वो हो तो ये ऐसे किस्से जो है ना वो अपने आप कम होते रहेंगे। सर हमने कुछ फोटोग्राफ्स आपकी देखी थी जब आप अपने फ्लैट की फ़ोटो शेयर की थी, एंड देयर वर फ्यू फनी कमेंट्स आल्सो कंपेयरिंग इंडियन जनरल्स विद पाकिस्तानी जनरल्स। उसमें किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि यही आप पाकिस्तान में एक कर्नल या ब्रिगेडियर होते तो आपका घर बिल्कुल महल जैसा होता। तो ये इतना डिफरेंस एथिक्स और वैल्यूज में क्यों है बिटवीन बोथ द आर्मीज? वो दैट इज व्हाई आई सेड नो दैट पाकिस्तान इज द आर्मी व्हिच हैज अ कंट्री, और वही देश चला रहे तो अपने आप को पूरा उन्होंने पर्क्स जो है ना अपने हाथ में ले लिए। तो रैंक के साथ उनको प्लॉट मिलते हैं, फ्लैट मिलते हैं वगैरह वगैरह, तो स्विस बैंक अकाउंट्स मिलते हैं। लेकिन ऐसे हमें तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी एंड वी हैव द लव ऑफ आवर पीपल। हमारे लोग जो है हमारी इज्जत करते हैं, जो वहाँ नहीं होते उनकी। जो आपने कमेंट पढ़े होंगे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि बिल्कुल उनकी कोई इज्जत नहीं है, और सिर्फ क्योंकि उनके पास वो हुकूमत है और डंडा उनके हाथ में, इसलिए वो उनको मानना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ आप आए हो, इस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, मैं जहाँ मर्जी जाना मैं जा सकता हूँ, आराम से लोगों से मिलजुल कर रहता हूँ, मेरे कोई ऊपर कोई टेंशन नहीं है, और सारे लोग इज्जत से, जो भी गार्ड है मुझे जय हिंद कहता है। तो इट इज़ रिस्पेक्ट वी हैव ऑफ आवर कंट्रीमैन एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये इन चीज़ों के इसके ऊपर हमें नहीं जोर देना चाहिए कि उनके लंदन में कोटे हो तो मुझे क्या करना है। मैं तो अपने घर में हूँ, मुझे इस छोटे से फ्लैट में रह के मुझे खुशी मिल रही है। मुझे और अगर आपको बंगला बांधना है बंगला बांध दो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी हैव द रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्रीमैन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इंडियन आर्मी इज़ इंडियाज़ आर्मी। भारतीय सेना भारत की सेना, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सर आप एनडीए से हैं, एनडीए एंड देन आईएमए। एनडीए या आईएमए की कुछ रगड़ा स्टोरीज या ड्रिल मास्टर की कोई रगड़ा कुछ ऐसा नरेट करना चाहेंगे आप, कुछ कहानी? मेरे ख्याल से एनडीए आईएमए सारे लोग उसी में से जाते हैं, सभी को वही रगड़ा मिलता है। तो नथिंग कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको? नथिंग वेरी एक्सेप्शनल अबाउट दैट, एवरीबॉडी गेट्स द सेम रगड़ा। लेकिन सिर्फ ये है कि रगड़ा भी दो किस्म का होता है ना, अनऑफिशियल और ऑफिशियल ट्रेनिंग के टाइम में तो है, अनऑफिशियल भी होता है जिसको हम रैगिंग तो रैगिंग के ऊपर भी लोगों के ये है कि रैगिंग नहीं होना चाहिए, इट इज़ अ बैड थिंग टू डू वगैरह वगैरह। तो यस, इन मैनी वेज रैगिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन जो हमारी रैगिंग होती थी और अभी भी मतलब सभी लोग कोशिश करते हैं कि वो बंद हो जाए,
लेकिन ऐसे कह तो नहीं सकता, लेकिन हो रहा होगा, अभी भी रैगिंग हो ही रहा होगा इंडिया में वो तो। लेकिन जो हमारे रैगिंग थी वो हमें मेंटली और फिजिकल टफन अप करती थी। ट्रू। तो अगर वो सीनियर बुला के कहता था कि 100 पुशअप करो या 50 सेटअप करो, वो हमें फिजिकली टफन अप कर रहा है। हमारी रैगिंग होती थी IMA में, सीनियर बुला के कहता था मसूरी देखना है। तो एक ना जाने किसी ने बोल दिया होगा कि हाँ देखना है, मैं अच्छा ठीक है सभी लोग ना बाहर आ जाओ, और रात भर हमें बाहर खड़ा किया मसूरी के लाइट देखते हुए मसूरी देखना है ना, देख लो तो वो देहरादून की सर्दी में रात भर बाहर खड़े रहना और उस कोर्समेट को कोसना कि बेवकूफ़ तूने क्यों कहा कि मसूरी देखना, तेरे वजह से हम अभी सारे किधर खड़े हैं। लेकिन साथ में वो, लेकिन हम टफन अप भी हुए ना कि रात भर बाहर सर्दी में खड़े हैं और बाकी कोर्समेट के साथ हैं, एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं कि तेरी वजह से ऐसे हुआ, तो बॉन्डिंग भी हुई, टफनिंग अप भी हुआ। तो जो रैगिंग था ना वो डिग्रेडिंग रैगिंग नहीं था, वो एक मेंटल और फिजिकल टफनिंग अप का था। तो लोग शायद कहेंगे कि मैं रैगिंग की, और वो नहीं होगा तो आप अपने कोर्समेट के साथ डिस्कशन भी क्या करेंगे आप तक कि रैगिंग को बढ़ावा दे रहा हूँ ऐसे। तो एट इन सम फॉर्म एट सच लेवल in moderation in that particular circumstance, I think at least I benefited from that ragging. अभी है नहीं है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि वो रैगिंग से मुझे तो फ़ायदा हुआ। सर आर्मी में आवा का कितना बड़ा रोल होता है? तो वी ऑलवेज से आर्मी इज़ अ फैमिली, राइट, इट इज़ नॉट डाइवोर्स्ड। और बाकी जो प्रोफेशन है वहाँ आप अपना काम करो, घर जाओ और अगले दिन तक या वीकेंड में जाओ, सोमवार तक आपको कोई पूछेगा नहीं जी। लेकिन आर्मी में ऐसे नहीं होता, सर्विसेज में यू आर अ फैमिली, यू स्टे टुगेदर, यू मूव टुगेदर। जब कुछ हादसा होता है, कैजुअलिटी होता है, पूरा फैमिली एक उसका असर जो है पूरे यूनिट पर होता है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। अब बाकी जगह जाओ आपका पोस्टिंग हो जाता है, एक तो पोस्टिंग इतने होते नहीं है, लेकिन पोस्टिंग होता है तो बच्चों का स्कूलिंग, फ्रेश एडमिशन वगैरह का कोई ये पूछता भी नहीं है। हम हर 2 साल मूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड आवर ओन स्कूल्स, राइट, वी नीड आवर ओन फैसिलिटीज़। तो इस पूरे को इकट्ठा रखने के लिए Army Wives Welfare Association is very important to look after these unofficial aspects where the man, the commander, cannot devote attention to this. Right. It's still part of your job to look after the welfare of the men. Welfare of the men means also welfare of the spouse and children. But you can't go down to that level. And therefore, the AWA and its branches at various levels, at the core and the divisional level, they look after this side of it, so that the end result is that the man should be happy. If the man is happy, your operational efficiency increases. It is not done just for the sake of doing it. So, the CEO ko we also say that CEO is like a father for the unit, right? So if CEO takes care of the men, then AWA takes care of the family. The family, yes. So they have to also be, looked after. Their problems are there. So it is as a whole. It's you're a family, and right from the CEO's wife onwards, everybody is involved, some way or the other. So if we talk about future warfare, हम लोग अभी भी अपनी काफ़ी सारी old technology को upgrade कर रहे हैं. जबकि China, US have moved to a different level in terms of technology. Yes, we can have a debate, superior, inferior. How ready is India in terms of future warfare, AI, drones, other technologies? मैं नहीं समझता हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं जी। ये तो है ही कि कोई डेवलपमेंट होता है और उसको आर्मी में आने में, प्रोक्योर करने में तो थोड़ा सा तो गैप होगा ही जी। ये नहीं कि आज कोई चीज़ निकली और कल आपके
इन्वेंट्री में आ गई। तो थोड़ा सा गैप होगा, वो गैप 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पीछे हैं। और जहाँ तक ड्रोन्स का सवाल है, तो ड्रोन्स तो हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही दिया था अपने टाइम में ओके आइडिया फौज को, ड्रोन्स का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में आफ्टर गलवान क्राइसिस। तो तब से हम UAVs का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और ये बड़े पैमाने में अभी सारे सर्विसेज में आ रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी वाइज बिल्कुल पीछे नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ जो हमारे पुराने सिस्टम हैं, एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी वो पुराने सिस्टम पे डाल के वो सॉर्ट ऑफ आधुनिक बन जाए, नॉट एग्जैक्टली स्टेट ऑफ द आर्ट, बट गिव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो जैसे हमारे पुराने AD गन होते थे, L70, which have done such a good job now during Op Sindhu, that is because we had put new technology on it, so balance is required, which proved its worth. हाँ, तो वो पहले मैनुअल होता था, उसको हमने ऑटोमेट किया, और ऑटोमेट करने की वजह से वो ज़्यादा कामयाब रहे। So you have to have state of the art, but what is in your inventory is not all old. It is old, but you can integrate new aspects on it to make it more beneficial or more relevant to the present warfare. सभी को मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन स्टार्टअप्स का सर काफ़ी रोल रहा है आर्मी में ऑफ लेट, और आपके टाइम पे भी इंडिजिनाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया आपने। तो while it is important कि स्टार्टअप्स आएँ, बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी विद कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, क्या हमारे स्टार्टअप्स उस लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट टेक्नोलॉजी? मैं तो ये कहूँगा कि लॉकहीड मार्टिन भी कभी न कभी स्टार्टअप ही था। तो हमारे कंपनियाँ भी बढ़ेंगे जी, दे विल बिकम बेटर। और जो अभी उदाहरण दिया मैंने, वो आइडिया फौज को पूरा पहले वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला UAVs के लिए, उन्होंने compete किया था टाटास के साथ, ओके, एंड दे वन दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये नहीं है कि स्टार्टअप कैन नॉट कम्पीट, इफ द प्रोडक्ट इज गुड, वो बिल्कुल उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन उनको फिर हमने प्रोत्साहन भी देना है। You have to encourage them. You have to show that yes, system is transparent, that even a small player can get a contract, not कि big player को ही जाएगा क्योंकि वो पहले से आपके सिस्टम में है। तो ऐसे करने से ही वो नए प्लेयर आएंगे इस डिफेंस फील्ड में, और उन्हीं में से कोई ना कोई एक बड़ा भी मतलब ये ग्लोबल स्टेज पर बन सकता है। So that gives us a lot of confidence. Lot of confidence, yes. Being a media startup, now we can also think of competing with big media houses. Big media houses, yes, we must. And only point of caution in this is that too many startups are doing the same thing and wasting their resources. Right. अगर 3-4 स्टार्टअप इकट्ठे हो जाए, अभी जैसे हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे जी, तो अभी हर दूसरा स्टार्टअप जो है ड्रोन्स बना रहा है, और चीज़ तो वही है। तो इट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो अगर 3-4 छोटे स्टार्टअप अपने रिसोर्सेज को मर्ज करे और सबकी एक कॉम्पिटेंसी होती है, तो एक वो ड्रोन का फ्यूजलाज बनाए, एक वो कैमरा के ऊपर ध्यान दे, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक प्रोपल्शन के ऊपर। तो ऐसे अगर सारे कंपनी, अभी क्या है सभी लोग सब कुछ कर रहे हैं, इकट्ठे ऐसे होने से हो सकता है कि एक वो ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट they will be able to produce. So that is the way they should look at it. But in सबकी इंडक्शन के लिए सर वी रियलाइज दैट इंडिया में इंडक्शन में टाइम लगता है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू मेक इंडिया फ्यूचर रेडी? इज इट द बजट, ब्यूरोक्रेसी, या प्रोक्योरमेंट डिलेज हैं? I think the greatest impediment is the procedure. Because procedure is taking precedence over the product or the outcome.
सो यू हैव टू कट डाउन दोज लेवल्स। और अभी जैसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1 साल के अंदर वो सर्विस में आ भी गया। तो अगर फास्ट ट्रैक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वो प्रोसीजर में पढ़ोगे कि बैंक गारंटी 3 चाहिए थे, 2 ही आए तो कैंसिल करो, एक ये नहीं हुआ तो रीटेंडर करो। तो अगर आप प्रोसीजर पे ये ज़्यादा ध्यान दोगे ऐसे छोटे छोटे नुक्स के वजह से कि उसका 10 डॉक्यूमेंट साथ में आने थे, 9 आए, वो पैन कार्ड अटैच नहीं किया, रिजेक्ट। तो ऐसे करते रहोगे तो फिर आगे बढ़ना। बट ये प्रोसीजर फॉर्मेशन में आपको लगता है कि मोर ऑफ मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर रादर देन ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट? इसीलिए जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के पास दिए गए वो पूरे सर्विस हेडक्वार्टर के थे, और इसलिए क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट कम थी वो इतना जल्दी हो रहा था। तो अगर इसके ऊपर हम आगे 2 कदम ले तो वो 300 करोड़ तक का था। अभी 300 करोड़ का वो लिमिट चल रहा है पिछले 10 साल से। अभी 10 साल में जो 300 करोड़ में आता था वो आज तो आएगा नहीं, तो वो लिमिट बढ़ाना चाहिए और इमरजेंसी नाम निकाल के वो इसको दूसरा नाम दे के कि इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट, और 1000 करोड़ तक का सर्विसेज को दे दो ताकि हर फाइल जो है मिनिस्ट्री और उस प्रोसेस में फंसते ना रहे। डू द प्रोसेस एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि हमें तो चीज़ें आज चाहिए ना। जो आज हम मांग रहे हैं वो अगर 2 साल के बाद आएगा, 2 साल जब तक वो आता है वो आधा मतलब इट इज ऑलरेडी आउटडेटेड। आज अगर हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए तो 10 साल बाद आएगा, तब तक 6th आ गया होगा। तो वी वांट एवरीथिंग टुडे। Sir, how is Army adapting to Gen Z recruits? I think देखिए, जब हम किसी को लेते हैं, चाहे ऑफिसर लेते हैं चाहे जवान लेते हैं, हम देखते हैं कि उसमें वो काबिलियत है कि वो अच्छा जवान बने या नहीं। जी। तो बैकग्राउंड तो कुछ भी हो सकती है, जेन ज़ी हो सकता है, गांव से हो सकता है, अर्बन एरिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा फ़र्ज़ है कि ट्रेनिंग दे के हम उसको एक अच्छा अफसर या जवान बनाएं। जी। अगर वो उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाता, वो हमारी कमज़ोरी है, उसकी नहीं। इट इज़ आर दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू मोटिवेट हिम or we have not been able to train him. So the training has to be like the training, it is our responsibility. और ये मैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहता हूँ। अगर एक नया इंटर्न आता है किसी इसमें and he is 2 out of 10 and after 5 years if he is still 2 out of 10 then it is not his fault, it is your fault, because you could not train him and make him 8 out of 10. No, obviously नया जो आएगा वो तो नया ही है ना, तो उसको तो कुछ मालूम नहीं है, तो वो ट्रेनिंग आपने देनी है उसको। तो और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने सदियों से चल रहे हैं कि हम सभी को वो जो हम स्टैंडर्ड चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। और अगर नहीं पहुँचता वो रेलीगेट हो जाता है, 2 बार रेलीगेट हो जाता है तो घर जाता है। तो 21 साल का लड़का जो या लड़का या लड़की जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको क्या मालूम होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी? एक तो मैं कहूँगा कि एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आर्मी के बारे में सब कुछ जानो या जो भी है, एक जनरल अवेयरनेस ऑफ what is happening in the country, happening in the world, और उसमें हम कहाँ बैठते हैं as a country, as a armed forces and as a member of that armed force. अगर ये जानकारी हो तब आप अपने आप जब ज्वाइन होते हैं और जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपको मालूम होगा कि अब ये क्यों मेरे साथ क्यों ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य बनूं, चाहे वो सेक्शन हो चाहे वो प्लेटून हो। पहले तो सेक्शन का ही वो हिस्सा बनेगा, तो क्यों वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक जनरल अवेयरनेस जो आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस,
और वो हो तो बाकी जैसे मैं कहूँ वो बाकी हमारा काम है। How can citizens become worthy of the sacrifices the soldiers make? एक नॉर्मल सिटीजन कैसे वर्दी हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी वो आप कहो या जो भी कार्रवाई करो, वो ये देखना है कि वो देश के भलाई के लिए है या नहीं। और अगर ऐसे हो तो अपने आप वो आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हो। और एक अच्छे नागरिक हो तो देन इट इज़ योर पर्सन वर्थ डाइंग फॉर ऑन द बॉर्डर। लेकिन आप आपस में झगड़े करते रहोगे, रेड लाइट क्रॉस करोगे, उल्टे दिशा से ड्राइव करोगे, तो फिर आप क्या नागरिक हो? तो ये छोटे छोटे चीज़ें से ही वो समाज बनता है। So, एक ट्रू पेट्रियोटिज्म का मतलब भी यही है, ये कि हाँ, नियम फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो एंड बी अ गुड सिटीजन। कचरा मत फेंको इधर उधर। जब हम देखते हैं ट्रेन में भी लोग पूरा एक साफ सुथरा ट्रेन आता है, जब तक वो निकलते हैं वो सारा गंदा होता है। सिविक सेंस। तो बिकम अ गुड सिटीजन। और गुड सिटीजन में ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, यानी कि कोई बड़ी चीज़ है। ये small things go to make up the whole. Absolutely. Last, we want to do one rapid fire with you. Yeah, sure. Military leader that inspired you the most? I've read a lot of books. I think a leader who was ahead of time was probably General MacArthur, Okay. who was recalled to active service during World War II. And he was in charge of the Pacific Theatre. And he is one person who actually understood the concept of tri-service and amphibious warfare. Although he was old school, he had even fought in First World War and retired and brought back. So I think he understood how forces have to be employed. And he was also responsible for the ceasefire with Japan. Okay. And the post-ceasefire administration of Japan, where he did not make them feel like a vanquished nation. Okay. So from the military side, he could also transform to that statesman side. So I think if you look at it from that point of view, definitely he falls into one of the leaders where you can learn a lot of lessons from. Any political leader that inspired you? No, not really. Okay. Perhaps Charles de Gaulle, Okay. who kept that spirit of resistance alive when his whole country almost the whole country had been captured by the Germans, and who retained that aura post-war also. Most of the wartime leaders, once the war got over, they were sidelined or voted out of power, but he retained that aura of a leader. And if accounts are to be believed, he was also a very humane person. Of course, I've never met him. I've only heard of these people. So perhaps you can... One book which every young officer should read. Well, they should read my book. Okay, sir. One habit. No, but out of the books, there's a book called Follow Me. Follow Me Part 1, Part 2, which I read as a colonel. Okay. And when I read that as a colonel, I was thinking, I wish I had read it as a captain. Okay. So I think that is one book which is definitely worth reading. But you also, imbibe a lot of things from reading fiction. So like the book Battle Cry by Leon Ury, which is all about the US Marine. I read that when I was in school. एंड उसमें भी रैगिंग होता है. तो वो रैगिंग जब हो रहा था एनडीए में, मैं सोच रहा था कि वो किताब में भी लिखा था कि रैगिंग होता है. तो ये मतलब होता ही है हर जगह. तो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड यू. और उसमें भी ऐसे किस्से होते हैं रैगिंग के, लड़ाई के, डिसीजन मेकिंग.
उसमें एक सीओ जाके लड़ता है कि मेरी यूनिट को आप क्यों नहीं अटैक में भेज रहे हो, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे यूनिट में लोग मरेंगे, लेकिन उसके यूनिट वाले उसको कहते हैं कि हमें क्यों नहीं भेज रहे हो आप अटैक में. दैट इज द प्राइड इन योर यूनिट, नोइंग दैट यू आर गोइंग टू डाई. So you learn lot of things indirectly through reading. So you must read a lot, not just professional books of your profession. Whatever profession you might be, a lawyer should not read only law books. A lawyer should also read psychology. A lawyer should also read economics. Similarly, an army officer should also read many things. Fiction se bhi you get so many, especially if you read war stories or spy stories or mystery stories. You will get ideas which will help you in your job. Job also. Right. It's somewhere in your mind and you suddenly say, अच्छा ये मैंने पढ़ा था वो मैं try करता हूँ कि maybe it works. So for one example, in the book he says that redial होता है ना. So if you use the redial button, it last number dialed answers. तो जब हम RR की कमांड में थे और हमारे सोर्स जो होते थे हमें फ़ोन पर खबर देते थे, हम हमेशा उनको कहते थे कि फ़ोन करने के बाद एक और नंबर घुमाओ, ताकि आपका अगर कोई पीछा कर रहा हो और वो रीडायल का इस्तेमाल करे तो वो हमारे पास नहीं आएगा. कौन सा नंबर है वो पता नहीं चलता, लेकिन रीडायल करने से फिर मेरे पास ही फ़ोन आएगा, मैं बोलूँगा हेलो, वो पहुँचान जाएगा कि आर्मी का नंबर था और आप फंसोगे. लेकिन ये आइडिया किताबों से आया, क्योंकि हमने वो पिक्चर देखी थी या कहीं पढ़ा था ये. तो कहाँ से वो आइडिया आएगा आपके दिमाग में, कब और कैसे आपको उसका उपयोग करोगे आप कह नहीं सकते. इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. One habit that made you a better leader? I think staying physically fit. क्योंकि फिजिकली फिट रहने से जो है ना, 2-3 चीज़ें हैं फिटनेस के बारे में. एक तो खुद के सेहत के लिए है, एक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक है अपने परिवार के लिए. तो अब अगर फिट ना हो तो आप जो प्लान बनाते हो वो आपके फिटनेस को देखकर बनाते हो. अगर 10 किलोमीटर चल के अटैक करना है और आप में काबिलियत नहीं है कि मैं 10 किलोमीटर चलूँ, तो आप बोलोगे कि ठीक है 5 किलोमीटर हम गाड़ी में जाते हैं और 5 किलोमीटर चलेंगे, और वो उस 5 किलोमीटर में हादसा होगा. True. Where you were not fit enough to lead your troops. So physical fitness, I think, is priority one. How would you like history to remember General M.M. Naravne? As a good human being. Any question that I have not asked you wish I would have? कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है? ऐसे तो नहीं लगता, but if I had to do it all again, Right. I think I would do it just the same way that I have done. And मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे जी. और मैं तो चाह रहा था कि मैं एयरफोर्स में ही जाऊं जी. लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले वो आर्मी कैडेट थे. ओके. वो IMA में थे, लेकिन वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको फिर बाहर निकलना पड़ा. तो वो आर्मी कैडेट थे, एयरफोर्स में गए. मैं एयरफोर्स में जाना चाह रहा था लेकिन आर्मी में पहुंच गया और आर्मी में पहुंच के मैं चीफ बना. जी. दैट इज डेस्टिनी. मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा है. सो दैट इज व्हाई डेस्टिनी प्लेज अ रोल. Sir, it's been an honor to interact with you. Thank you. Thanks a ton for your time. Thank you, and I hope your viewers also enjoyed. Thank you, sir.